पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की चित्रकला में। तो आपको याद रखना है कि इसकी एक प्राचीन जो संग्रहालय है जिसका नाम था जिनभद्र जैन सूरी संग्रहालय, जो हम पढ़ते हैं ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है भाई? तो जैसलमेर का जो सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, यहाँ पर चित्रित ग्रंथ उपलब्ध है जैसलमेर। तो जैसलमेर में आपको याद रखने हैं दो प्रसिद्ध चित्रों की हम बात करते हैं, जिसका नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। क्या नाम है भाई? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, इसको आपने याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर ओद निवृत्ति व्रती है। ओद निवृत्ति व्रती, ये दो चित्र आपको चित्रित जो ग्रंथ है इसकी बात करते हैं। जैसलमेर की जिनभद्र जैन सूरी संग्रहालय है, उसमें ये उपलब्ध ग्रंथ है, जिसको कहते हैं भारतीय कला का द्वीप स्तंभ। क्या कहते हैं भी इसको? भारतीय कला का द्वीप स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन जो उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथों का जो भंडार मिला हमारे को, वो कहाँ से मिला है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में याद रखना जिनभद्र जैन सूरी संग्रहालय है, जिसमें 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद निवृत्ति व्रती जो एकमात्र जो ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं राजस्थान की चित्रकला के, और जिसको कहते हैं भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो उद्भव काल आपका माना जाता है, याद रखना राजस्थानी चित्रकला का जो है वो 15वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य में इसका जो उद्भव काल माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका स्थान को लेकर हम बात करती है। तो राजस्थान की चित्रकला का जो उद्भव होता है उसका स्थान है कौन सी चित्रशैली से होता है? मेवाड़ से। कहाँ से होता है भाई? मेवाड़ से। अब उसके बाद राजस्थानी चित्रकला के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है अन्य चित्रकलाओं का, तो वो कौन कौन सी चित्रशैलियाँ हैं जिसका प्रभाव राजस्थान की चित्रकला के ऊपर पड़ता है, उसमें याद रखना आपने 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो राजस्थान के साथ लगता है गुजरात, तो इसको हम लिख सकते हैं गुजराती चित्रशैली। कौन सी भाई? गुजराती चित्रशैली। गुजराती का प्रभाव पड़ता है राजस्थान के ऊपर। और नीचे राजस्थान के हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश है, और इधर हम बात करते तो अजंता चित्रशैली। कौन सी भाई? अजंता चित्रशैली का भी प्रभाव राजस्थान की चित्रकला पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक याद रखना आपने जैन चित्रशैली का। किसका भी? जैन का याद रखना है। और एक शब्द लिखा होता है अपभ्रंश। क्या लिखा होता है भी? अपभ्रंश। वैसे तो ये याद रखना इसका संबंध होता है टूटा फूटा यानी बिगड़ा हुआ जो पाठ होता है, और उसको अपभ्रंश के रूप में जानते हैं। तो 4 बातें याद रखनी है राजस्थान की चित्रकला के ऊपर जो प्रभाव दिखाई देता है। गुजराती चित्रशैली का, अजंता का याद रखना है, जैन का याद रखना है। फिर उसके बाद आता है कौन सा? बताओ भाई? अपभ्रंश याद रखना है। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे चल करके जैसे मुगल आएंगे, मुगलों का प्रभाव दिखाई देगा। फिर उसके बाद में नाथ संप्रदाय आएगा तो नाथों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन वो एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथों का संग्रहालय है वो कहाँ पर है? याद रख लो, जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछा जाएगा तो याद रखना है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद निवृत्ति व्रती याद रखना है, जिसको भारतीय कला का द्वीप स्तंभ के रूप से जाना जाता है। उसके बाद में इसका उद्भव काल माना जाता है तो 15वीं 16वीं शताब्दी याद रखना है। और स्थान पूछा जाएगा तो मेवाड़ याद रखना है। 4 चित्रशैलियों का प्रभाव दिखाई देता है राजस्थान की चित्रशैली के ऊपर, गुजराती, अजंता, जैन और अपभ्रंश याद रखना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक समय की। तो राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, क्या चीज़ भाई? वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये किसने किया? ये क्वेश्चन भी अभी जो हाल ही में परीक्षा चल रही हैं उसमें रिपीट होता रहा है। वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो इसमें याद रखना एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है भाई? आनंद कुमार स्वामी है। आनंद कुमार स्वामी का संबंध है, याद रख लेना, वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में। और इसने ग्रंथ लिखा 1916 में। कब लिखा भाई? 1916 में लिखा, जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। क्या नाम था? राजपूत पेंटिंग। और इस राजपूत पेंटिंग में
इस राजपूत पेंटिंग में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का जो क्या किया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक समय की, अगर बात करते हैं इससे भी बाद की बात करते हैं तो आधुनिक समय में एक और प्रसिद्ध जो व्यक्ति है जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। इसको याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी। इसका तो याद रखना है, पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण 1916 में राजपूत पेंटिंग याद रखना है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है आधुनिक समय में एक और है जिसका नाम था कुंदन लाल मिस्त्री है। कौन है भाई? कुंदन लाल मिस्त्री। इसको ऐसे याद रखना है, कुंदन लाल जो मिस्त्री था, और इसका जो संबंध रहेगा वो आधुनिक समय में राजस्थानी चित्रकला के संबंध में जो काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिलता है वो कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री है। लेकिन पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला कौन हो गया? आनंद कुमार स्वामी हो गया। 1916 राजपूत पेंटिंग, ये पुस्तक पूछी गई थी। राजपूत पेंटिंग किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की, 1916 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके अनुसार जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, और इसमें 4 भागों में इसको बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। और इनके नाम रखे गए, 4 भागों को नाम दिया स्कूल। क्या दिया भाई? स्कूल। तो राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो 4 स्कूल हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। कौन सा हो गया भाई? मेवाड़ स्कूल। फिर उसके बाद में आता है मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल हो गया। फिर उसके बाद ढूंढाड़ स्कूल, और सबसे बाद की हम बात करते हैं तो हाड़ौती स्कूल। कितने स्कूलों में बांटा गया इसको? 4 स्कूलों में। मेवाड़ स्कूल हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हो गया, हाड़ौती हो गया। इसके बाद जो मुख्य स्कूल था, जो मुख्य जो चित्रकला से संबंधित हमने बात की है, जो एक केंद्र बिंदु बनाया गया मेवाड़ को, मारवाड़ को, ढूंढाड़ को, हाड़ौती को, और इसके अंडर बहुत सारी अन्य उपशैलियाँ बनाई गई, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ में क्या आएगा? उदयपुर आएगा। क्या आएगा भाई? तो मेवाड़ स्कूल की जो एकमात्र चित्रशैली है कौन सी बताओ भाई? उदयपुर शैली। कौन सी हो गई? उदयपुर शैली हो गई। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं इसी उदयपुर के साथ में राजसमंद, और राजसमंद में है कौन सी? नाथद्वारा चित्रशैली। कौन सी है भाई? नाथद्वारा चित्रशैली। फिर उसके बाद 3 नंबर पे आपको याद रखना है देवगढ़, देवगढ़, ये भी राजसमंद में है देवगढ़। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे याद रखना है चावंड। कौन सा भाई? चावंड। ये आपको पूछा जाएगा इतना ही कि कौन सी शैली है जो मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है, तो उसमें हमेशा ही आंसर दिया जाता है कौन सी बताओ भाई? देवगढ़ को हटा दिया जाता है वहाँ से, और इसके स्थान पर कुछ और लाया जाता है, क्योंकि उदयपुर सभी को पता है मेवाड़ में है, नाथद्वारा सभी को पता है, चावंड सभी को पता है, लेकिन देवगढ़ याद रखना है। ये कई बार भूल भुलेखे से प्रतापगढ़ लग जाता है। तो यहाँ पर याद रखना अपने मेवाड़ स्कूल में 4 शैलियाँ हैं। मारवाड़ में कौन कौन सी शैलियाँ हैं? एक तो याद रख लो मुख्यतः जोधपुर है। कौन सी अभी? जोधपुर। फिर उसके बाद 2 नंबर पे याद रख लेना बीकानेर। बीकानेर के बाद हम नीचे बात करते हैं तो बीकानेर के बाद हम बात कर लेते हैं जैसलमेर की। किसकी भाई? जैसलमेर। बिल्कुल आसान है, मारवाड़ का जो जितना भी इलाका है उसको सारा हम इसमें कवर करेंगे। जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। फिर उसके बाद में अजमेर लिख सकते हो आप, अजमेर। अजमेर के बाद में नागौर लिख सकते हो, नागौर शैली हो गई। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं नागौर के बाद, नागौर के बाद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, किशनगढ़। कौन सी है भाई? किशनगढ़ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है किशनगढ़ चित्रशैली से। फिर उसके बाद ढूंढाड़। अरे ढूंढाड़ में एक तो हो गया आमेर। क्या हो गया भाई? आमेर, जो कि एकमात्र कुशवाहा वंश की काफ़ी समय तक लगभग 500 साल तक राजधानी रहने वाली आमेर थी। आमेर के बाद में इनकी राजधानी क्या हो गई? जयपुर हो गई। क्या हो गई भाई? जयपुर। तो जयपुर शैली हो गई। 2 नंबर पे हम बात करते हैं जयपुर के साथ में है अलवर। क्या है भाई? अलवर याद रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, शेखावाटी। कौन सी भाई? शेखावाटी। क्योंकि जब हमने याद किया था भाषा बोलियां बात की थी, और उसमें जो शेखावाटी उपबोली थी वो किसकी थी? मारवाड़ी की। किसकी थी भाई?
तो मारवाड़ की जो उपबोली है वो कौन सी है? शेखावाटी है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा शैली किसकी है? ये ढूंढाड़ की है। किसकी है भाई? ढूंढाड़ की जो शैली है वो कौन सी है? शेखावाटी है। लेकिन उपबोली किसकी है? वो मारवाड़ की है। किसकी है? मारवाड़ की है। इसको याद रखना है। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है उनियारा। क्या रखना है भाई? उनियारा याद रखना है। ये 4 शैलियाँ आपने पढ़नी है ढूंढाड़ स्कूल में। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं हाड़ौती में। बिल्कुल आसान है हाड़ौती वाला। इसकी मूल शैली की बात करते हैं तो बूंदी है। कौन सी है भाई? बूंदी है। बूंदी के बाद 2 नंबर पे याद रख लो, साथ में इसके कोटा हो गया। फिर उसके बाद में झालावाड़ हो गया, झालावाड़ हो गया। और अंतिम रूप में आपको याद रखना है दुगारी। दुगारी। ये 4 शैलियाँ हैं किसकी? हाड़ौती स्कूल की। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो आधुनिक समय की चित्रकला है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से मुख्यतः स्कूल है? मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है और हाड़ौती है। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी 4 शैलियाँ हैं इसके बारे में ज्ञात रखना है। उदयपुर शैली, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड। मारवाड़ में कौन कौन सी है? याद रख लो। मारवाड़ का एरिया है जोधपुर, मुख्यतः भूमि मारवाड़ का क्षेत्र कहलाती है। उसके बाद में बीकानेर याद रखना है, जैसलमेर, अजमेर, नागौर और किशनगढ़ याद रखना है। फिर उसके बाद ढूंढाड़ की हम बात करते हैं। आमेर सभी को याद है, जयपुर याद रखना क्योंकि ये एरिया ढूंढाड़ कहलाता था प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद में अलवर याद रखना इनके साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दी पहले ही। शेखावाटी याद रखना है। शेखावाटी ढूंढाड़ स्कूल की तो क्या है? चित्रशैली है। लेकिन शेखावाटी बोली किसकी है? मारवाड़ की है। फिर उनियारा टोंक में याद रखना है इसको। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं हाड़ौती बूंदी। पहली इसकी मूल शैली है बूंदी हो गई, कोटा हो गई, झालावाड़ हो गया, दुगारी बूंदी हो गई। तो ये सब चित्र शैलियाँ थी जो अलग अलग स्कूलों में थी। अब एक एक को लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके बात करेंगे जो इनका विकास करने वाले कौन थे और प्रारंभ करने वाले कौन थे, और उसके बाद में इनका जो स्वर्ण काल था वो किस राजा का रहेगा। सिर्फ इनके राजा ही हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इनके चित्रित ग्रंथ पढ़े जाते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके जो प्रतीक चिन्ह के रूप में कौन सी चित्रशैली की क्या विशेषता रहेगी। तो सबसे पहले हम इन राजाओं को लेकर पढ़ते हैं किस चित्रशैली का निर्माण किस राजा के समय होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेवाड़ स्कूल। कौन सा भाई? मेवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल में क्या है देखते हैं। सबसे पहले उदयपुर शैली। अरे याद रख लो ये राजस्थान की प्रारंभिक है। यहाँ से राजस्थान की चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है। अरे आपसे याद रखना मेवाड़ चित्रशैली की अगर बात करेगा तो पहली कौन सी है? उदयपुर है। और राजस्थान की भी पहली पूछेगा तो कौन सी रहेगी? उदयपुर चित्रशैली रहेगी। और इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? आपको एक समय याद रखना है 1260 में एक प्रसिद्ध यहाँ पर राजा का शासन था जिसका नाम था तेज सिंह। कौन था भाई? तेज सिंह। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि मेवाड़ स्कूल में जो उदयपुर शैली है इसका प्रारंभ माना जाता है किसके समय? बताओ भाई। तेज सिंह के समय में इसका क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। 1260 में एक प्रसिद्ध तेज सिंह के समय में एक प्रसिद्ध विद्वान हुए, चित्रकार हुए जिनका नाम था, याद रख लो, जिनका नाम था कमल चंद्र। क्या नाम था भाई? कमल चंद्र। तो कमल चंद्र ने एक ग्रंथ लिखा और ये भी ग्रंथ आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया? कमल चंद्र के द्वारा। बिल्कुल आसान बात याद रखनी है। 1260 में मेवाड़ स्कूल की पहली शैली हम पढ़ रहे हैं उदयपुर शैली, और जिसमें तेज सिंह के समय में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। ये कहा जाता है एकमात्र ताम्र पत्थर पर चित्रित है। किस पर भाई? ताम्र पत्थर पर यह चित्रित जो ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखना है 1260 का समय था। अरे बिल्कुल आसान है। तेज सिंह सबसे पहले राजस्थान में तेज चित्र बनने किसके समय शुरू होते हैं? तेज सिंह के समय में। अरे सबसे पहले राजस्थान में तेज चित्र बनने किसके समय शुरू होते हैं? तेज सिंह के समय में। और किसकी कलम से बनने शुरू हुए? कलम नहीं, कमल है, याद रख लो। किसका नाम है?
कलम भी याद रह जाएगा तो भी चल जाएगा यहाँ से। तो तेज तेज चित्र बनने सबसे पहले कमल चंद्र की कलम से बनने शुरू हुए। और कौन से ग्रंथ में बनेंगे याद रख लो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो इसी तेज सिंह का समय माना जाता है, उदयपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है। किसका? तेज सिंह का। फिर आपको एक प्रसिद्ध विद्वान के बारे में याद रखना है। एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिनका नाम था राणा कुंभा। क्या नाम था भाई? राणा कुंभा था। तो राणा कुंभा को तो याद रखना है कि ये तो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए और युद्ध कला में भी निपुण थे, और यहाँ पर याद रखते हैं तो एक विद्वान भी थे और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। और इसी के समय में कहते हैं कि जो चित्रकला और स्थापत्य कला को सर्वाधिक क्या मिलता है? योगदान मिलता है। तो कुंभा का समय याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक क्या किया इसने? विकास किया। क्या किया भी? विकास। वैसे भी आपको याद रखना स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। तो यहाँ शब्द लिखूंगा मैं एक जिसका नाम है विकास। मतलब राजस्थानी चित्रकला की हमारी बात चल रही है। चित्रकला का विकास किसने किया? कुंभा के समय भी होता है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्वर्णकाल। किस राजा का स्वर्णकाल रहेगा? तो स्वर्णकाल की बात आती है तो याद रखना है जगत सिंह सेकंड। कौन था भाई? जगत सिंह सेकंड का जो काल है मेवाड़ चित्रशैली का क्या रहेगा? स्वर्ण काल रहेगा। 3 राजाओं के नाम पढ़ने हैं आपने। तेज सिंह पहला व्यक्ति था जिसने प्रारंभ किया, राणा कुंभा ने तो विकास किया, और स्वर्ण काल किसका है? जगत सिंह सेकंड का है। 3 व्यक्ति आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में अगला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा इनके चित्रित ग्रंथ रहेंगे। और फिर उसके बाद में कौन सा वृक्ष रहेगा, कौन सा पशु पक्षी रहेगा और कौन सा चित्र का रंग रहेगा, ये हम अगले पार्ट में करेंगे इसके। तो पहली चित्रशैली में 3 राजा याद रखने हैं। सबसे पहले तेज तेज चित्र बनने किसके समय शुरू होते हैं? तेज सिंह के समय में। कमल की कलम से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया, और राणा कुंभा ने विकास किया। स्वर्ण काल है जगत सिंह सेकंड का। ये पहला था हमारा उदयपुर। उदयपुर के बाद हम बात करते हैं नाथद्वारा चित्रशैली। कौन सी भाई? नाथद्वारा चित्रशैली। इसी स्कूल की है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा चित्रशैली की हम बात करते हैं तो इसमें याद रख लो कि नाथद्वारा जो है वो राजसमंद में है। कहाँ पर है भाई? राजसमंद में है। और राजसमंद का संबंध किससे है? राज सिंह से है। किससे है भाई? राज सिंह से है। राज सिंह ने राजसमंद बसाया, राजसमंद झील बनाई, और इसी राज सिंह के समय में नाथद्वारा चित्रशैली का क्या माना जाता है? प्रारंभिक काल माना जाता है। और इसी राज सिंह का काल माना जाता है स्वर्ण काल। क्या माना जाता है भाई? स्वर्ण काल। तो राज सिंह नाथद्वारा चित्रशैली में तो एक ही राजा का नाम याद रखना है। किसका बताओ भाई? राज सिंह का। तो राज सिंह का ही प्रारंभ है और राज सिंह का ही स्वर्ण काल है। इसमें सर्वाधिक चित्र किसके मिलते हैं? भगवान कृष्ण के जो बाल लीलाओं के जो चित्र मिलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं कहाँ पर? राजसमंद में, नाथद्वारा में। तो ये हम इसको आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अपने राजा पढ़ने हैं। राज सिंह के समय में इसका प्रारंभ और राज सिंह के समय में इनका स्वर्ण काल है। इसी मेवाड़ स्कूल का तीसरी अगर बात करते हैं जिसका नाम है चावंड। कौन सी अभी? चावंड। बिल्कुल थोड़ी सी विशेषता है चावंड शैली की, और चावंड शैली की हम बात करते हैं। और इसका जो प्रारंभिक काल है वो याद रख लो, महान जो एकमात्र राजा हुआ मेवाड़ का जिसका नाम था राणा प्रताप। क्या नाम था भाई? महाराणा प्रताप के समय में इसका क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक काल है महाराणा प्रताप सिंह के समय में, और उसके बाद में इसका स्वर्ण काल इनका पुत्र कौन था? इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इनके पुत्र कौन थे? अमर सिंह। कौन थे भाई? अमर सिंह थे। अमर सिंह का काल स्वर्ण काल है, और राणा प्रताप ने इसको शुरू किया था। किसको? चावंड शैली को। ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो चावंड शैली का प्रारंभिक काल महाराणा प्रताप, स्वर्ण काल उसका पुत्र कौन था? अमर सिंह था। अमर सिंह था, याद रखना है इसको। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे हम बात करते हैं एक चित्रशैली लास्ट जिसका नाम था देवगढ़। तो देवगढ़ चित्रशैली, और देवगढ़ चित्रशैली को जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे याद रख लो, द से ही याद रखना है, द्वारकाधीश। क्या नाम रखना है भाई? द्वारकाधीश याद रखना है। और द्वारकाधीश के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर अधारे था। डॉक्टर श्रीधर
अधार्य जो था इसको प्रकाश में लाने का श्रेय इसको माना जाता है। तो देवगढ़ चित्रशैली का संबंध आपसे पूछा जाएगा तो द्वारकाधीश याद रख लो, द्वारकाधीश सामत था यहाँ का, और देवगढ़ दै से द्वारका और दे से धर अधारे याद रखना है। सब दै देवगढ़ में है। चावंड में महाराणा प्रताप, आपको पता है चावंड राजधानी किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप ने बनाई थी। और महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। तो चावंड चित्रशैली की शुरुआत कौन करेंगे? महाराणा प्रताप करेंगे। और स्वर्ण काल उनके पुत्र का रहेगा, कौन रहेगा? वो अमर सिंह रहेगा। और नाथद्वारा चित्रशैली राजसमंद में है। राज सिंह का स्वर्ण काल है, राज सिंह का प्रारंभिक काल है, याद रखना है। ये तो था हमारा मेवाड़ स्कूल। अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल की। तो मारवाड़ स्कूल में क्या था देखते हैं। मारवाड़ स्कूल, तो मारवाड़ स्कूल में सबसे पहले इनकी जो मूल शैली थी वो कौन सी थी? जोधपुर थी। कौन सी भाई? जोधपुर थी। तो इसकी हम बात करते हैं जोधपुर। तो जोधपुर शैली का प्रारंभ करने वाले कौन थे और इनका विकास करने वाले कौन थे? स्वर्ण काल किसका रहेगा? ये हम सारी बात करेंगे। तो इसका प्रारंभ करने वाले कौन थे? याद रख लो। और 52 युद्धों के विजेता कहलाते हैं जिनका नाम था मालदेव। क्या नाम था भाई? मालदेव का जो समय था वो प्रारंभिक काल था, याद रख लो, जोधपुर शैली का। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं इनका स्वर्ण काल। किसका भाई? मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल का मतलब होता है किस राजा के समय में ये सर्वाधिक इनका विकास, मतलब सर्वाधिक जो चित्रों का जो सर्वाधिक विकास होता है, सर्वाधिक चित्र बनते हैं, और उसका स्वर्ण काल किसका रहता है? तो वो कौन था? जसवंत सिंह। कौन था भाई? जसवंत सिंह था, याद रखना है। और स्वर्ण काल जसवंत सिंह का है। प्रारंभ करने वाले मालदेव है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर शैली पर सर्वप्रथम मुगलों का प्रभाव कब पड़ेगा भाई? सर्वप्रथम मुगलों का प्रभाव, यानी मुगल प्रभाव किस राजा के समय पड़ेगा? तो मुगल प्रभाव किस राजा के समय पड़ता है वो याद रखना है। मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह था। और इसी उदय सिंह ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता ही नहीं स्वीकार की, साथ में अपनी लड़की की शादी भी कर दी थी, अकबर के बेटे जहांगीर से कर दी थी। और इसी जहांगीर की संतान जिसका नाम था शाहजहां, और शाहजहां का ये नाना जी थे, कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे। और इसी उदय सिंह के समय हम पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम मारवाड़ यानी जोधपुर शैली के ऊपर मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है। और इसको प्रारंभ करने वाले कौन होते हैं? मालदेव होते हैं। स्वर्ण काल किसका रहता है? जसवंत सिंह का। और सर्वप्रथम मुगल प्रभाव किस राजा के समय दिखाई देता है? यानी कि जोधपुर चित्रशैली में, जोधपुर के चित्रों में मुगलों के चित्रों का प्रभाव दिखाई देगा, तो मोटा राजा उदय सिंह के समय। फिर उसके बाद में एक राजा और पढ़ना है, और जिसके समय में याद रख लो भाई नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा। तो अब नाथ संप्रदाय आ गया। नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस राजा के समय जोधपुर चित्रशैली पर पड़ता है? तो वो कौन था? मान सिंह था। कौन था भाई? मान सिंह, याद रखना है। अरे यही मान सिंह था, यही मान सिंह था। और जिसने जो इस मारवाड़ के एरिया में दो बड़े बड़े जो नाथ संप्रदाय से संबंधित जो मंदिर बनवाए थे, और जिसमें एक हम पढ़ते हैं जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर जिसका नाम हम पढ़ते हैं महामंदिर। क्या नाम है भाई? महामंदिर है। वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो महामंदिर हो गया। और एक इनके द्वारा बनाया गया सिरे मंदिर बनाया गया। क्या बनाया गया? सिरे मंदिर। और सिरे मंदिर दोनों के दोनों जो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। तो ये मान सिंह की देन है यहाँ के मारवाड़ को महामंदिर और सिरे मंदिर। महामंदिर जोधपुर में है और सिरे मंदिर है जालोर में है। और नाथ संप्रदाय के ये मंदिर है, सबसे बड़े मंदिर है, याद रख लो। तो 4 क्वेश्चन इसके देखो। जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल मालदेव, स्वर्ण काल जसवंत सिंह का रहेगा। सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव दिखाई देता है या सर्वप्रथम मुगल प्रभाव दिखाई देता है वो किसके समय? मोटा राजा उदय सिंह के समय। नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय दिखाई देगा? मान सिंह के समय। और मान सिंह ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था और 2 बड़े मंदिर बनवाए, महामंदिर और सिरे मंदिर, याद रखना है। फिर उसके बाद में इसकी दूसरी शैली हम पढ़ते हैं मारवाड़ स्कूल की, जिसका नाम था बीकानेर। तो बीकानेर शैली में हम पढ़ते हैं इसका जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो किसका है भाई? याद रख लो, राय सिंह का। किसका है भाई?
राय सिंह का जो है वो प्रारंभिक काल माना जाता है, क्योंकि इसके समय में ही हमारी बीकानेर शैली का प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम था भागवती सूत्र मिलता है, जिसमें प्राचीन जो चित्र मिलते हैं। तो राय सिंह का जो काल रहेगा प्रारंभिक रहेगा। तो आपको ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि राय सिंह का जो अधिकांश समय वो कहाँ बीतता है, वो मुगलों में बीतता है। किसमें बीतता है भाई? मुगलों में। और मुगल कौन होता है? अकबर होता है। कौन होता है भाई? अकबर होता है। तो अकबर के समय में सर्वाधिक जो सहायता करने वाला राय सिंह हो गया। फिर अकबर के मरने के बाद कौन आ गया? जहांगीर। कौन आ गया भाई? तो जहांगीर का भी साथ किसने दिया था? राय सिंह ने। और इसी राय सिंह को भी कहते हैं मुगल स्तंभ। क्या कहते हैं भाई? मुगल स्तंभ। तो एक बात आपको याद रखना है, बीकानेर चित्रशैली जैसे ही प्रारंभ होती है तो किसका प्रभाव दिखाई देगा? बताओ भाई? मुगलों का। किसका भाई? तो मुगलों का। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सी चित्रशैली है जिसको प्रारंभ होते ही मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो याद रख लो, वो राय सिंह के समय बीकानेर शैली का है। इसी राय सिंह ने एक दुर्ग भी बनाया था जिसका नाम था जूनागढ़। क्या नाम था भी? जूनागढ़। ये राजस्थान का पहला दुर्ग माना जाता है जो कि मुगल और हिंदू शैली से निर्मित जो दुर्ग है वो कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है, बीकानेर में है। बीकानेर का दुर्ग बोलते हैं जिसको। और ये राय सिंह की देन है, याद रख लो, जिसमें मुगल और हिंदू शैली का मिश्रण से बना हुआ पहला दुर्ग है वो कौन सा है? जूनागढ़ है। मतलब राय सिंह का प्रारंभ ही किसके साथ? मुगलों के साथ रहना, और इन्हीं का प्रभाव हमारे बीकानेर चित्रशैली पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद में इसका स्वर्ण काल पढ़ते हैं हम। ये सब लोगों को याद है, बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका रहेगा? अनूप सिंह का रहेगा। किसका रहेगा भाई? अनूप सिंह का। अनूप सिंह का स्वर्ण काल है। एक साथ में यहाँ मैं लिखा देता हूँ उस्ता कला के लिए। किसके लिए भी? उस्ता कला के लिए। तो उस्ता कला के लिए अनूप सिंह का काल जो क्या रहता है? स्वर्ण काल रहता है। तो दो ही राजा पढ़ने हैं बीकानेर में। राय सिंह ने प्रारंभ किया, प्रारंभ में ही मुगलों का प्रभाव दिखाई देगा, और अनूप सिंह का काल इसका क्या रहेगा? स्वर्ण काल रहेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं जैसलमेर की कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है। फिर उसके बाद हम सीधा पढ़ते हैं किशनगढ़। किसका भाई? किशनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम राजा लोग पढ़ेंगे इनके, बाकी बात में करेंगे। तो किशनगढ़ में कौन थे? सामंत सिंह। कौन थे भी? सामंत सिंह थे। याद रख लो, किशनगढ़ के जो थे सामंत सिंह थे। और इनका ही नाम हम पढ़ते हैं नागरीदास। क्या पढ़ते हैं भाई? नागरीदास। इसका समय भी आपको नोट करना है। इसका समय जो था 1699 से लेकर के 1764 तक का जो समय था वो किसका था? बताओ भाई? किशनगढ़ शैली का था। तो किशनगढ़ शैली का जो समय रहता है और वो रहता है 1699 से लेकर के 1764 तक रहता है। सामंत सिंह उर्फ नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ के सामंत थे। और इसी के समय में एक प्रसिद्ध विद्वान होते हैं जिनका नाम होता है मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम होता है भाई? मोर ध्वज निहाल चंद। और इसी के द्वारा एक प्रसिद्ध चित्र बनाया जाता है जो एक सुंदर महिला का चित्र होता है जिसको नाम दिया जाता है बनी ठणी। क्या कहते हैं इसको भाई? बनी और ठणी के नाम से जाना जाता है। चित्र एक सुंदर महिला का चित्र होता है। और बनी ठणी का जो शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा जाता है जिसका अर्थ होता है सजी धजी। क्या होता है भाई? सजी धजी। जो एक चित्र बनाया था राधा के रूप में। किसके रूप में? राधा के रूप में चित्र बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था, बनी ठणी था। और फिर उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ अपने नाम ही याद करने हैं। सावंत सिंह नागरीदास याद रखना है, किशनगढ़ से संबंधित है। और इस किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, याद रख लो, जिनका नाम था कर्नल एरिक डिक्सन। क्या नाम था भाई? कर्नल एरिक डिक्सन थे। तो कर्नल एरिक जो डिक्सन थे, इन्होंने जो किशनगढ़ चित्रशैली थी इसको क्या लिया? प्रकाश में लाया। और साथ में एक व्यक्ति और याद रखना जिसका नाम था फैजल अली। कौन थे भी? फैज अली ऐसे लिखा जाता है, फैज अली थे, जिन्होंने इनको प्रकाश में लाया था। दो बंदे याद रखने हैं, कर्नल एरिक डिक्सन। अरे कर्नल एरिक डिक्सन तो ये क्या थे? विदेशी थे। और फैज अली याद रखना है, दो लोग थे, कर्नल एरिक डिक्सन थे और एक विदेशी थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान की दशा को बदल दिया। और इन्हीं दोनों के नाम पर राजस्थान के दो प्रसिद्ध भी शहर है।
एक तो मैंने बोला टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, एक मैंने बोला एरिक डिक्सन। क्या बोला भाई? एरिक डिक्सन। और दोनों का संबंध हम पढ़ते हैं राजस्थान से। तो इसी कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर एक शहर बसाया गया जिसका नाम है टॉडगढ़। क्या नाम है भाई? टॉडगढ़। ये कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है ये? अजमेर में। तो टॉडगढ़ किसकी देन है? याद रख लो, टॉड की है, जो एक विदेशी था और जिनके नाम पर टॉडगढ़ बसाया। लेकिन एक ऐसा विदेशी आता है जिसका नाम है कर्नल एरिक डिक्सन, और कर्नल एरिक डिक्सन ने एक शहर बसाया जिसका नाम था ब्यावर। क्या नाम था भाई? ब्यावर था। तो ब्यावर शहर बसाने वाला कौन था? एरिक डिक्सन। और नाम पर किसका शहर बनता है? टॉडगढ़ का, कर्नल जेम्स टॉड। और दोनों के दोनों शहर कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है भाई? तो आपसे पूछा जाएगा कि एरिक डिक्सन के ब्यावर की स्थापना किसने की? एरिक डिक्सन ने। और एरिक डिक्सन ने कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाया? वो कौन सी चित्रशैली थी? किशनगढ़ चित्रशैली थी, जिसका प्रारंभिक काल माना जाता है सामंत सिंह नागरी दास के रूप में जाने जाती हैं। और मोर ध्वज निहाल चंद जिसने बनी ठनी एक राधा का चित्र बनाया, सुंदर महिला का चित्र बनाया, और कर्नल एरिक डिक्सन ने इसको प्रकाश में लेकर आया। लेकिन इसने कहा था इस चित्र को देख करके कि ये तो भारत की क्या है? मोनालिसा है। भारत की मोनालिसा किसको कहा गया? बनी ठनी को कहा गया। सुंदर जो सजी धजी महिला थी उसके चित्र को देख करके कर्नल एरिक डिक्सन ने क्या कहा? इसको सजी धजी को क्या कहा? भारत की मोनालिसा। अरे मूल जो मोनालिसा है इसका चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची जो था इटली का था जिसने बनाया था मोनालिसा का चित्र। और उसी चित्र की तुलना हमारे कौन से चित्र से की गई है? बनी ठनी के चित्र से की गई है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कह दिया उसने भारत की मोनालिसा। तो ये तो थी हमारी जोधपुर चित्रशैली से संबंधित। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल। तो ढूंढाड़ स्कूल में क्या है? ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल की जो मूल शैली है जिसको हम पढ़ते हैं आमेर। क्या पढ़ते हैं भाई? आमेर, या जिसको हम बोल सकते हैं जयपुर। लेकिन बहुत सारी बुकों में अलग अलग लिखा होता है, आमेर पहले जयपुर बाद में। लेकिन दोनों का संबंध मैं बता दूं कि अगर आमेर लिखा होता है तो आपको कौन से राजा का प्रारंभिक काल पढ़ना है? तो मान सिंह का। किसका भाई? तो मान सिंह का। आपने पढ़ा होगा मान सिंह प्रथम क्या लेकर आते हैं इस जयपुर में, आमेर में क्या लेकर आते हैं? एक तो ब्लू पोट्री लेकर आते हैं, मान सिंह की देन है, याद रख लो, ब्लू पोट्री है। और एक मीनाकारी लेकर आते हैं, कहाँ पर बताओ भाई? आमेर में। तो उसके बाद में अगर जयपुर का नाम आता है तो जयपुर शहर किसने बनाया था? वो था जय सिंह सेकंड। कौन था भाई? जय सिंह सेकंड। अगर जयपुर के नाम से अगर आता है तो उसका संबंध किसका रहेगा? जय सिंह सेकंड का रहेगा। तो जय सिंह सेकंड, अगर जयपुर चित्रशैली की बात करते हैं, इसका प्रारंभ किसको मानते हैं? जय सिंह सेकंड को। आमेर नाम से आता है तो इसका संबंध किसे मानते हैं? मान सिंह को। लेकिन यही आमेर आगे चल करके क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। और इसी चित्रशैली का अगर कोई स्वर्ण काल पूछा जाता है तो सवाई प्रताप सिंह। कौन था भाई? सवाई प्रताप सिंह था जिसने एक प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया और जिसका नाम है हवा महल। क्या नाम है भाई? हवा महल का निर्माण करवाने वाले कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे। और इनके दरबार में 22 लोगों की मंडली निवास करती थी, 22 विद्वान थे। और जिसको नाम दिया जाता है, एक उपाधि दी जाती है, गंधर्व वायसी के नाम से जाना जाता है। किसको? सवाई प्रताप सिंह को। फिर उसके बाद में इनका जो सर्वाधिक विकास भी किया था वो कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। कौन थे भाई? राम सिंह सेकंड थे। और इसी राम सिंह सेकंड के समय पूरे जयपुर को गुलाबी शहर, गुलाबी रंग से रंगवाया गया। पिंक सिटी नाम दिया जाता है किसको? जयपुर को। राम सिंह सेकंड की देन है, याद रख लो। सवाई प्रताप सिंह के समय स्वर्ण काल माना जाता है। जय सिंह का जयपुर चित्रशैली का प्रारंभिक अगर मान सिंह पूछेगा तो आमेर आ जाएगा। अब उसके बाद इसका एक रह गया लास्ट में जिसका नाम था अलवर। क्या नाम था भाई? अलवर। और शेखावाटी और उन्यारा की कोई ज़्यादा इतनी खास बात नहीं है। अलवर की हम बात करते हैं। अलवर का जो प्रारंभिक काल माना जाता है, जिसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखना है, वो थे राव प्रताप सिंह। कौन थे भाई? राव प्रताप सिंह थे। और स्वर्ण काल आपसे पूछा जाएगा इनका, तो स्वर्ण काल किसका रहता है? याद रख लो, वो था विनय सिंह। कौन थे भाई? विनय सिंह का जो था क्या था? स्वर्ण काल था। तो दो बातें याद रखनी अलवर की, प्रारंभिक करने वाले कौन थे? राव प्रताप सिंह। और स्वर्ण काल किसका था? विनय सिंह का था।
अब उसके बाद में अलवर एकमात्र ऐसी शैली थी जिसमें एक तरफ तो आता है जयपुर, क्या आता है भाई, जयपुर, और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं तो दिल्ली आता है, क्या आता है, दिल्ली। दोनों के बीच में कौन सा शहर है, अलवर है। तो कौन सी दो चित्र शैलियों का प्रभाव हमारी जो शैली पर रहता है वो थी अलवर, कौन कौन सी, दिल्ली का और जयपुर का। और दिल्ली में कौन थे, अंग्रेज लोग आगे थे, कौन आगे थे भाई, तो अंग्रेज आगे थे, अंग्रेजी। और जयपुर वाली हमारी राजस्थानी चित्रशैली और दिल्ली वाली चित्रशैली का प्रभाव आपको कौन सी शैली पर मिलेगा, तो अलवर शैली रहेगी। ये तो था ढूंढाड़ स्कूल का। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अंतिम स्कूल था जिसका नाम था हाड़ौती स्कूल था, हाड़ौती स्कूल। तो हाड़ौती स्कूल में क्या था, हाड़ौती स्कूल की जो मूल शैली है तो जिसका नाम था बूंदी। कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ स्कूल की मूल शैली कौन सी है, उदयपुर है। मारवाड़ की मूल शैली कौन सी है, जोधपुर है। और ढूंढाड़ की मूल शैली कौन सी है, आमेर लिखा जाता है वहाँ पर, जहाँ आमेर की जगह जयपुर लिख सकते हैं वो। तो हाड़ौती की जो मूल शैली है वो पहली कौन सी है, बूंदी है। और बूंदी की अगर बात करते हैं शैली का जो प्रारंभिक काल था और इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे, वो थे सुरजन सिंह। कौन थे भाई, सुरजन सिंह के द्वारा इस चित्रशैली का प्रारंभ किया गया। और उसके बाद में इसका जो विकास किसने किया था, तो सर्वाधिक विकास किया था जिसका नाम था भाव सिंह था। क्या नाम था भाई, भाव सिंह था। स्वर्ण काल किसका माना जाता है, तो स्वर्ण काल जिसके समय में सर्वाधिक चित्र बन करके आती हैं तो वो स्वर्ण काल किसका था, याद रख लो, उमेद सिंह था। कौन था, उमेद सिंह था। अरे यही उमेद सिंह था जिसके समय में सर्वाधिक भित्ति चित्र बनते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है बूंदी में, तो एकमात्र एक ही क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक भित्ति चित्र वाली कौन सी चित्रशैली है, तो उसका नाम आता है बूंदी चित्रशैली है। तो इसी के समय में सर्वाधिक भित्ति चित्र बनते हैं और ये उमेद सिंह का काल क्या बन जाता है, स्वर्ण काल बन जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कोटा, कोटा शैली। अरे कोटा शैली की अगर बात करते हैं, इसका प्रारंभिक करने वाले कौन व्यक्ति थे कोटा का, तो याद रख लो राम सिंह। कौन थे भाई, राम सिंह थे। फिर उसके बाद में जो इसका विकास किसने किया था, तो विकास करने वाले थे भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह। और जो स्वर्ण काल था ये तो याद है आपको, बूंदी वाला याद है तो ये भी याद है, उमेद सिंह था। कौन था भाई, उमेद सिंह था। तो उमेद सिंह का काल जो रहेगा स्वर्ण काल रहेगा किसके लिए, याद रख लो, हाड़ौती स्कूल में कोटा जो शैली है उसमें उमेद सिंह याद रखना है, दोनों में क्या है, स्वर्ण काल है। और इसके समय में सर्वाधिक चित्र किसके दिखाई देते हैं, आपको याद रखना है, राजा व रानियों के द्वारा शिकार करते हुए जो सर्वाधिक चित्र है वो किस शैली के, बता दो भाई, कोटा के। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी, राजा रानियों के शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है तो वो कौन सा रहेगा, कोटा रहेगा। झालावाड़ और उसके बाद में एक दुगारी है, उसका कोई इतना ज़्यादा संबंध नहीं है। तो ये हमने सारी जितनी भी चित्रशैलियाँ थी उनके राजा राजा कर लिए हैं। अब उसके बाद इनमें कुछ भी नहीं रहता, उसके बाद रहता है इनके उपलब्ध ग्रंथ रहती हैं, चित्रित ग्रंथ रहती हैं, उनके चित्रकार कौन थे। और एक इसका छोटा सा टॉपिक रहता है कि हर चित्रकला चित्रशैली की जो मुख्य विशेषता क्या रहती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज